हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खोट्ठा व्याकरण के साथ साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को संवार सकता है, अर्थात आपके जीवन में चार चांद लगा सकती है और सफलता आपके चरणों को चूम सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण बातें क्या है। महत्वपूर्ण बातों को जानने के पहले मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण बातें ये सब क्या है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आदमी को कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए, अतः मैं इस काम को नहीं कर सका हूँ, इस तरह का विचार नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। पॉजिटिव सोच से क्या होता है, हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें एक प्रकार का बल मिलता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिश्रम जो है, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। परिश्रम जो आदमी करता है उसको सफलता एक दिन निश्चय ही मिलता है। हम लोगों ने नीचे क्लास में एक कविता पढ़े थे, कविता का नाम था वीर तुम बढ़े चलो। कविता क्या नाम था? वीर तुम बढ़े चलो। कविता कह रहा था कवि उसमें कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटे रहो। कहने का तात्पर्य हुआ कि कभी आदमी को जोश दिला रहा था कि परिश्रम जरूर करो, उससे हटना नहीं चाहिए। परिश्रम तो तुमको बाधा पहुंचाएगा ही, लेकिन उससे हमको डरना नहीं है। इससे हमको सीख कभी दे रहा था कि हमको परिश्रम से हटना नहीं चाहिए, परिश्रम से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। तीसरी बड़ी बात है कि हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो धैर्यता हम लोग खो देते हैं। धैर्य से परीक्षा देना चाहिए। धैर्य से देने से क्या होता है कि आदमी का दिमाग जो संतुलन रहता है। एग्जामिनी क्या करता है, परीक्षा के समय थोड़ा हड़बड़ा जाता है और क्वेश्चन को हम लोगों को धीर गंभीर भाव से देखना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो देखिए प्रश्नों का हल कैसे धीरे धीरे अपने आप आने लगता है। मैं अपना अनुभव को बता रहा हूँ, इसलिए परीक्षा में घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है, विशेष ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन को देख के ज़्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन को देख के घबराना भी नहीं चाहिए। फिर देखिए आपके प्रश्नों का हल कितना आसानी से होता है। कुछ ट्रिक्स को हम आगे भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, आज के व्याकरण को देखते हैं। है पहला क्वेश्चन है इसमें कि करीम कायल रांची जाए पारे। कह रहा है करीम कायल रांची जाए पारे, ई वाक्य काल तय करा। क्वेश्चन को हमको पहले समझना चाहिए। इसमें पूछ रहा है कि करीम जो है, खटास कर रहा है, इसको हिंदी में हम समझा देते हैं। कह रहा है कि करीम जो है कल रांची जाए पारे, मतलब कल रांची जा सकता है। ये वाक्य काल तय करा, इसमें पूछ रहा है ये किस प्रकार का वाक्य है, ये किस काल का वाक्य है। तो देखिए इसमें हमको सबसे पहले तीनों काल को जानना चाहिए। हम जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो सब डिटेल से बताएंगे, अभी शॉर्ट में सबका हम संक्षेप में बता देते हैं। काल इसमें दिया है संभाव्य भविष्यत काल, ख में दिया है संभाव्य भूतकाल और गो में दिया हेतु मद भूतकाल और घ में दिया अपूर्ण वर्तकाल। तो देखिए सबसे पहले हमको साधारण जाते हैं भूतकाल किसको कहते हैं। जो काम बीते हुए, जो काम पहले ही बीत चुका है उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। यानी जो समय में कोई भी काम संपन्न हो चुका है उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। और वर्तमान काल किसको कहते हैं? जो काम अभी वर्तमान में हो रहा है उसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्यत किसको बोलते हैं? आने वाले समय में जो काम होगा उसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल मोहन पटना जाएगा, कल जब आएगा तब पटना जाएगा मोहन, यानी भविष्यत काल हो गया। उसने रोटी खाई, मतलब खाने के काम पूरा हो गया, ये भूतकाल है। और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यह है वर्तमान काल, मैंने वर्तमान में मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काल है। अब यहाँ कह रहा है कि संभाव्य भविष्यत काल क में है, ख में संभाव्य भूतकाल है, गो में हेतु मद भूतकाल है, घ में अपूर्ण वर्तमान काल है। तो देखिए कह रहा है करीम कायल, कायल मतलब होता है भविष्यत, कायल मतलब भविष्यत। जाए पारे मैंने संभावना व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? संभावना व्यक्त कर रहा है। करीम कायल रांची जाए पारे, ये वाक्य काल तय कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? संभाव्य भविष्यत काल है कि भविष्यत काल में भी संभावना है, कल होगा, उसमें जाए पारे मतलब संभावना जाहिर कर रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर को जो है ये सही है। ठीक है, चलिए क्योंकि संभाव्य भूतकाल तो है ही नहीं, भूतकाल होने से कल
जाएगा गया लिखा रहता, कल गए पारे लिखा हुआ है, इसका मतलब संभाव्य भविष्य है। ठीक है। अब 2 में कर रहा है गोठ कौन संज्ञा लगे, गोठ कौन संज्ञा लगे। तो पहले सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि गोठ किसको बोलते हैं। गोठ मीन्स होता है गोष्ठी, जिससे गोष्ठी शब्द से गोठ बना है। गोष्ठी मतलब होता है समूह, इकट्ठा होना, उसको हम लोग गोठ बोलते हैं। जिसे देहात में लोग नहीं बोलता है बैल सबको गोठा दो एक जगह, मतलब एक जगह गोठा के लोग गोरखैया जो होता है, गोरखी करने वाला, बैल सबको गाय सबको एक जगह जमा कर देता है, इकट्ठा कर देता है, उसके बाद खाने पीने के लिए जाता है, उसके बाद समय पर फिर उसको खोलता है, इसी को गोठ बोलते हैं। टीचर लोग क्या करते हैं, महीना दिन में एक दिन रखते हैं गोष्ठी कि शिक्षक का क्या आय हुआ व्यय हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करें, इसके संबंध में चर्चा किया जाता है, जिसको हम लोग गोष्ठी कहते हैं। तो गोठ का हम लोग को समझना चाहिए। तो बोल रहे हैं गोठ कौन संज्ञा लगा, इसमें दिया है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और वस्तुवाचक। तो इसमें क्या होगा, गोठ मतलब समूह हो गया। तो देखिए भाववाचक में भाव रहेगा, भाववाचक संज्ञा में क्या रहा, किसी चीज़ का भाव का मालूम होता है। व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु को इंगित करता है, उसको हम लोग व्यक्तिवाचक बोलते हैं। और समूहवाचक में क्या बोलते हैं, किसी चीज़ के समूह को, गुच्छा को प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक। और वस्तुवाचक जिससे किसी वस्तु मटेरियल का बोध होता है, जैसे चावल धान गेहूँ, तो उसको वस्तुवाचक। तो इसमें हमको क्या होगा, गो होगा, क्योंकि गोठ मतलब समूह होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर गो जो है सही है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर में। तीसरा हमको आता है घोद शब्दक चालू अर्थ हिंदी में होता है घोद। घोद शब्द को, घोद है खोटा शब्द, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं। घोद हम लोग देहात में बोलते हैं कि उसने आम का घोद को तोड़ दिया, आम का घोद को तोड़ दिया मतलब एक गुच्छा को तोड़ दिया, उसने जामुन के एक घोद को गिरा दिया। कहते हैं ना कि घोदवा तोड़ के आनी है, ये घोदवा तोड़िए, वो घोदवा तोड़िए, कहते हैं हम लोग देहात में। इसका मतलब हुआ, घोद का मतलब होता है गुच्छा, समूह में, है ना। अब चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में घोद का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। घर, घर में तो जानवे करते हैं सबको रहना ही तो होगा नहीं। गो में दिया है गोद, गोद मैंने किसी आदमी को, किसी बच्चा को गोद में लेना, ये भी नहीं होगा। गो में दिया है रस्सी, रस्सी मतलब होता है रस्सी से जानते हैं जैसे कुआं बाल्टी में जोड़ा जाता है। और घो में दिया फलों का गुच्छा, मैंने फल का गुच्छा, एक गुच्छा है जिसमें फल लगा हुआ है। आने कहने का तात्पर्य हुआ कि घोद का चालू अर्थ क्या होगा, फलों का गुच्छा, यानी ऑप्शन नंबर घ जो है सही है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 नहीं 4 पे आते हैं, है ना। 4 में क्या कर रहा है पहले इसको समझना है। कह मूल धातु से कौन कौन प्रत्यय जोड़ के भूत और भविष्य काल बनते, कह रहा है क्वेश्चन में। कह मूल धातु जो है उससे कौन प्रत्यय जोड़ के भूतकाल और भविष्य काल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि प्रत्यय किसको कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। किसी भी शब्द के अंत में जो लगता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। यानी प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है। जैसे सुंदर से हो जाता है सुंदरता, अच्छा से हो जाता है अच्छाई, बूढ़ा से हो जाता है बुढ़ापा, होता है ना। तो हमको प्रत्यय जानना होगा। और बोलता है मूल धातु, यह भी जानना होगा कि मूल धातु किसको बोलते हैं। मूल धातु किसको बोलते हैं, क्रिया के जो मूल रूप है उसको हम लोग मूल धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना हो गया, क्या पढ़ना हो गया, पो ढ ना, इसमें मूल धातु क्या है तो पढ़ है। क्या मूल धातु है, पढ़ है। लिखना, इसमें मूल धातु क्या है, लिख है। तो इसी तरह हमको दिया हुआ है कह, कह मूल धातु को हमको कौन प्रत्यय लगाएंगे कि हमको भूतकाल और भविष्य काल बनेगा। तो चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं कौन विकल्प में जो प्रत्यय दिया हुआ है जोड़ने से बन रहा है। देखिए पहला में है लय और तय, सब क्या है, सब प्रत्यय है। ये सब क्या किसी भी शब्द के पीछे लगेगा। तो मूल शब्द जो हमको दिया है क, इसमें लगा के देखते हैं। तो क में यदि हम लय शब्द जोड़ते हैं क्या होता है, कहलय। क्या होता है, कहलय।
और कह में यदि फिर हम तय लगाते हैं तो क्या हुआ, कहतय, कहलय और कहतय। कहलय मतलब भूतकाल हो गया, कहलय माने कहने के बाद हो गया, कहलय मतलब भूतकाल माने कहने के बाद हो गया, और कहते मतलब कहेगा, भविष्यत काल। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर को जो है मिल रहा है, क्योंकि हमको बनाना है भूतकाल और भविष्यत काल। चलिए आगे और भी देख लेते हैं। ख यदि हम लगाते हैं तो कह में लय जो बनाते हैं तो कहलय, एक तो ही ठीक हो रहा है, भूतकाल बन जाता है, लेकिन कह में यदि हम हाई प्रत्यय लगाते हैं तो कहई हो जाता है, ये नहीं हो रहा है, ये भविष्यत नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और गो में देखिए, गो में यदि हम हलय जोड़ते हैं, कह में हलय जोड़ देते हैं तो क्या होगा, कहलय, ये भी ठीक हो रहा है। उसके बाद कह में यदि हम तलय तो कह तलय, ये भविष्य थोड़ा थोड़ा लग रहा है लेकिन उतना पूरा नहीं लग रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और घो में भी देखिए, कह में जोड़ते हैं रहे तो कह रहे, और हवय जोड़ते हैं तो कहवय होगा, इसका भी अर्थ नहीं बैठ रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ हमको जो कौन नंबर का एक्शन है वो सही है, क्योंकि कह में यदि हम लय प्रत्यय लगाते हैं तो कहलय हो जाएगा, जो कि भूतकाल को प्रदर्शित कर रहा है। और कह में यदि हम तय प्रत्यय लगाते हैं तो कहतय मतलब भविष्य को प्रतीत कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर को ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में बोलता है खोठा वर्णमाला में कई गो हर्षऊ स्वर वर्ण है। खोठा वर्णमाला जो है उसमें हर्षऊ वर्णमाला कई गो है सो बता रहा है। तो हम लोग जानते हैं ओ या हर्षय द्वितीय हर्षो दीर्घो, ये क्या होता है, ये स्वर वाला है, लेकिन बोल रहा है हर्षऊ, तो जिसमें ओ हो गया, आ हो गया, ओ हर्षऊ हो गया, आ दीर्घो हो गया, ओ या हर्षय हर्षऊ हो गया, दीर्घो स्वर हो गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं तो उसमें 3 गो आएगा, इसमें कई गो आएगा, 3 गो। जैसे ओ आ गया, हर्षय आ गया और हर्षु आ गया, ये 3 गो है, क्या है, हर्षु स्वर वर्ण है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 5 गलत, ऑप्शन नंबर जो 5 दिया है गलत है, खो में 15 दिया ये भी गलत है, खो में 18 दिया ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर गो इसका सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में कह रहा है अवगा शब्द माने की हवे, कह रहा है अवगा शब्द माने क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए खोठा में अवगा किसको बोलते हैं। खोठा में हम लोग अवगा को प्योर बोलते हैं, प्योर यानी शुद्ध। जैसे कोई लड़का नहीं बोलता है जब दूध लेने आता है तो देखिए दूध देख के लोग बोलता है कि नहीं ये दूध अवगा है, कहने का मतलब ये दूध सही है, इसमें पानी मिलावट नहीं है। तो अवगा का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। अवगा का क्या अर्थ होता है, शुद्ध, प्योर। जैसे दूध लेंगे लेकिन अवगा दूध दीजिएगा तभी लेंगे, लोग कहता है ना, देहात में लोग कहता है कि दूध कैसे किलो, तो 8 रुपये 50 रुपये किलो, तो बोलता है नहीं 50 नहीं 60 देंगे, लेकिन अवगा दूध चाहिए। अवगा कहने का मतलब क्या है कि हमको शुद्ध दूध चाहिए। तो अवगा का क्या अर्थ बैठ रहा है, अवगा का अर्थ बैठ रहा है शुद्ध। खोजते हैं हम लोग ऑप्शन में कौन वाला दिया है, देखिए को में दिया हुआ है शुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर इसका को सही है। खो में दिया है फालतू, मैंने जो बेकार कीजिए, तो ये तो अवगा होगा नहीं। फिर दिया है गो में फुनगी, फुनगी किसको बोलते हैं, पेड़ के आग को बोलते हैं, तो फुनगी भी नहीं होगा। और घो में दिया है मेढक, मेढक क्या किसको कहते हैं, उभयचर, जल और पानी, जल और जमीन दोनों में रहता है, यानी मेढक जो कूदता है उसको हम लोग मेढक बोलते हैं। तो अवगा मैंने फुनगी भी नहीं होगा, मेढक भी नहीं होगा और फालतू भी नहीं होगा, क्या होगा, शुद्ध होगा, प्योर होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कह रहा है टुंगरी कहल जाए, कहता है टुंगरी कहल जाए, टुंगरी किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है डोभा के, खो में दिया है छोट पहाड़ी के, गो में दिया है एगो माछ के, और घो में दिया है छोट टेंगरा के। तो डोभा, डोभा किसको बोलते हैं, छोटा सा गड्ढा को हम लोग क्या बोलते हैं, डोभा। डोभा योजना निकला था ना, तो डोभा तो होगा नहीं, टुंगरी मतलब डोभा नहीं होता है। खो में दिया है छोट पहाड़ी, छोट पहाड़ी में एकदम छोटा सा पहाड़ी टीला जैसा होता है, उसको हम लोग छोट पहाड़ी कहते हैं, यानी यही है टुंगरी। ऑप्शन नंबर खो जो है सही है। गो भी देख लेते हैं, घो भी देख लेते हैं। गो में दिया एगो माछ के, एगो माछ के टेंगरा कहा जाता है, टुंगरी नहीं कहा जाता है। तो दिया है एगो माछ के, ये भी गलत है। और घो में दिया छोट टेंगरा, छोटे टेंगरा मछली जो होता है उसको कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी टुंगरी का सही ऑप्शन क्या होगा, छोट पहाड़ी के टुंगरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर खो सही है।
ठीक है, चलिए हम लोग 8 में अब आते हैं। 8 में दिया है कुकुर पेटा पदे कौन समास है। कह रहा है कुकुर पेटा शब्द में कौन समास है, तो हम लोगों को जानना चाहिए समास, सबको हम डिटेल से बताएंगे, अभी शॉर्ट में बता देते हैं। तो इसमें दिया है तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कौन सा होगा, तो कुकुर पेटा। कुकुर पेटा क्या होता है, कुकुर जैसा पेट, कुकुर जैसा पेट। तो कर्मधारय, क्योंकि हम लोग कर्मधारय समास में जानता है उपमा उपमेय रहता है, विशेष विशेषण रहता है, उसको हम लोग कर्मधारय कहते हैं। और तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं, तत्पुरुष समास ऐसे समास को कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद किसको बोलते हैं, जो बाद में रहता है, पद दो को रहता है। जैसे हो गया राजा का कन्या, राज कन्या हुआ ना, राज कन्या मैंने राजा का कन्या। देखिए ये हुआ पूर्व पद और कन्या हो गया उत्तर पद। कन्या क्या हो गया, उत्तर पद। तो यहाँ कुकुरपेटा उत्तर पद और कुकुरपेटा जो है कर्मधारय है, क्योंकि उत्तर पद और पूर्व पद से यहाँ कोई मतलब नहीं रख रहा है। अव्यय भाव किसको बोलते हैं, जिसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये भी नहीं है कर्मधारय, जिसमें उपमा उपमेय रहता है। तो इसमें हमको है उपमा उपमेय, कुकुर पेट कैसा पेट, तो कुकुर जैसा उपमा उपमेय, इसलिए ऑप्शन नंबर गो जो है सही होगा। और द्विगु समास किसको बोलते हैं, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुवाचक। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौराहा, चाल राहों का मिलन। इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्विगु समास बोलते हैं। इसलिए द्विगु भी नहीं है, ये है कर्मधारय। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है पंचफोरन शब्द कौन समास है। पंचफोरन शब्द जो है बोलता है कौन समास है। क्या दिया हुआ है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, नए समास, अव्ययभाव समास। तो जो 4 को ऑप्शन दिया, चारों के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। द्विगु समास, द्विगु में हम लोग अभी देखें कि संख्यावाचक रहेगा, वो होता है द्विगु समास। और कर्मधारय में उपमा उपमेय रहता है, उसको हम लोग कर्मधारय बोलते हैं। और नए समास में नकारात्मक शब्द का बोध होता है, वो नकारात्मक समास जिसको बताएगा वो नए समास होता है। और अव्ययभाव में पहला भाग क्या होता है, अव्यय होता है। तो इसमें हम लोग को सही लग रहा है क्या, को होगा। ऑप्शन नंबर 1 है द्विगु समास, क्योंकि संख्या बता रहा है। पंचफोरन, 5 गो फोरन। फोरन किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग दाल वगैरह को छोंकते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, तो पंचफोरन। उसमें जीरा, मेथी, कारी जीरा, सरसों मिला हुआ रहता है, मैंने 5 प्रकार का उसमें फोरन मिला रहता है, इसलिए उसको नाम है पंचफोरन। ठीक है, तो पंचफोरन कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है बतावती पदे कौन समास है। बतावती शब्द जो है, पद जो है, उसमें कौन सा समास है। दिया है बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अव्ययभाव किसको कहते हैं, जिसका पहला भाग अव्यय, प्रति, अनु, जथा से रहेगा, वो क्या होता है, अव्ययभाव होता है। ये तो है नहीं। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास भी नहीं है। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें देखिए बहुव्रीहि जो होता है, बहुव्रीहि किसको कौन समास को कहते हैं, बहुव्रीहि समास ऐसे समास को कहते हैं जिसका न तो उत्तर पद न पश्चिम पद, न पूर्व पद न उत्तर पद, दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता है, और तीसरा पद को प्रधान हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि। जिससे हो गया दशानन, दशानन में 10 आनन वाला, यानी रावण है ना। लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, लंबोदर, लंबा है उस उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का पेट कैसा है, लंबा है। तो इसमें देखिए न लंबा न उदर, कोई न प्रधान हो रहा है, और तीसरा पद आ जाता है गणेश जी, है ना। नीलकमल, नीला है कमल जिसका, नीलकंठ। तो बहुव्रीहि भी नहीं है। तो इसमें कौन वाला सही है, अव्यय है, बतावती। अव्ययभाव में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए बतावती है अव्ययभाव समास। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है जोखा शब्द एक माने नापेक हवय, दोसर माने की लगे। कह रहा है जोखा शब्द जो है, इसका एगो अर्थ नापना, जोखना, नापना बोलते हैं, मेजर, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेजर। तो कहता है जोखा शब्द एक माने नापेक होता है ना, और हवय दूसरे माने की लगे। और इसका दूसरा माने क्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है, दिया हुआ है। एक में जोंक धरक,
जोंक को पकड़ना, जोंक धर्म में जोंक को पकड़ना। खो में दिया है नज़दीक, सामने, फ्रंट। गो में दिया है एगो फर का नाम कह रहा है। और घो में दिया है बेस, मौका। तो क्या होगा, जोखा मतलब होता है अच्छा मौका, सुअवसर, है ना, नहीं बोलता है वो जोखा लगा के कहीं भी जाता है उसका काम हो जाता है, जोखा लगा के जाता है ना, उसको खाना मिल ही जाता है, वैसा जोखा मुँह जाता है। तो इसी को बोलता है जोखा, मतलब अच्छा अवसर। तो ये होगा बेस, मौका, ये होगा सही। यानी ऑप्शन नंबर घ, जोखा शब्द का दूसरा माने क्या होगा, बेस, मौका। अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पशु के स्त्रीलिंग रूप की होगा। हम लोग जानते हैं कि लिंग दो प्रकार का होता है, लिंग दो प्रकार होता है, एक पुरुष वाचक और एक स्त्रीलिंग वाचक। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसको पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं, मेल एंड फीमेल, है ना। तो इसमें दिया हुआ है पठु, पठु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, है ना। जैसे राजा हुआ, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, रानी होगा। गायक हुआ, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, गायिका होता है ना। इसी तरह पठु का दिया है, तो पठु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, दिया है पठरूनी। कौ में क्या दिया है, पठरूनी। खो में दिया है पठियर, और गौ में दिया है पठरानी, घो में दिया है पाठा। तो क्या होगा स्त्रीलिंग रूप, पठरू का होगा पठियर, पठरू का होगा पठियर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा। दूसरे वीडियो में मैं व्याकरण संबंधी कुछ अन्य चीज़ों को लेके आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।